अब जुजियात सामने आ रही हैं तो मैं बोल रहा हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि मैं हमाकतें करती फिरूं तो तुम अलग बैठे मेरा तमाशा देखते रहोगे, मेरे पूछे बगैर मुझे कोई मशवरा नहीं दोगे। क्या कभी ऐसा हुआ है? हर काम बाहिमी मशवरे ही से होता रहा है। फिर तुम कल से अब तक क्यों खामोश थे? वीरा ने तेजी से पूछा। मुझे यकीन नहीं था कि वो तुम्हें बुलाने के प्रोग्राम पर भी कायम रहेगा। मुझे पक्का यकीन था कि वो तुम्हें टाल देगा। फिर बताओ कि अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो वक्त भी नहीं रहा। वो बुरी तरह बौखला गई। उसने 5 बजे के बजाय 4 बजे का वक्त दिया है। यह ख्याल अपने जहन से निकाल दो कि तुम सुल्तान शाह को अपने साथ अंदर ले जा सकोगी। इसे अपना ड्राइवर बना लो। यह बाहर तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। तुमको अकेले ही सोबराज का सामना करना होगा। अब भी खासा वक्त है। तैयार होकर रवाना हो जाओ और बाजार से कोई बेहतरीन टेप रिकॉर्डर खरीद लो। इसके बगैर तुम्हारी अदाकारी नामुकम्मल और मशकूक रहेगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुमको मेरी मदद करना होगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वो उठकर तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। चालाक बनती है मगर बहुत अहमक और लाहुबालिग है। मारधाड़ कर सकती है मगर मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी इसके बस की बात नहीं है। इसके जाने के बाद सुल्तान शाह हंसते हुए बोला, तुम्हारी 2-4 बातों ही में बेचारी के हाथ पैर भूल गए। वो लाहुबाली जरूर है मगर अहमक नहीं है। उसे वक्त की कमी का एहसास नहीं था। यह कहकर मैंने फोन पर अव्वल खान के दफ्तर का नंबर मिला लिया। इस मुहिम के लिए मैं वीरा को अपनी गाड़ी देकर सबके पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता था। सोबराय के घर जाने वाली गाड़ी उसके आदमियों की नजरों में आ जाती। उसके बाद वो हमारे इस्तेमाल में होती तो हम लोग भी आसानी से दुश्मन की निगाहों में आ सकते थे। वीरा के लिए फर्जी नंबर प्लेट वाली कोई और ही गाड़ी होनी चाहिए थी। अव्वल खान को सोबराय से दूर रहने का हुक्म मिला था। उसे मुशावरत वगैरह से नहीं रोका गया था। STF का सरबराह जानता था कि उसकी फोर्स की आनत न मिलने के बावजूद मैं अपने निशाने पर आए हुए सोबराज का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके बावजूद अव्वल खान को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया गया था। अव्वल खान का बास ऊपर के अहकाम का पाबंद था। वो सोबराज के गंदे माजी से बेखबर नहीं हो सकता था। सियासी मजबूरियों के तहत आने वाली हुक्म की तामील करते हुए उसने मेरे लिए रास्ता खुला रखा था। अव्वल खान मुझसे पहले इस नुक्ते को समझ चुका था। मैंने इसे प्रोग्राम से आगाह करते हुए ड्राइवर के बगैर एक गाड़ी तलब की तो उसने वादा कर लिया कि जाली नंबर प्लेट वाली मतलूबा कार अगले 15 मिनट में हमारे घर पहुंच आएगी। उसे यह सुनकर हैरत हुई कि नई उलझनें सामने आने के बावजूद सोबराय वीरा से मिलने के लिए तैयार था। बस उसने वक्त तब्दील कर दिया था। वीरा अपने कमरे से तैयार होकर आई तो मैंने ब्रीफिंग के इरादे से उसके साथ तबादला ख्याल शुरू कर दिया। उसे यह जानकर खुशी हुई कि मैंने आज खुद उसके लिए एक अलग गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया था जो कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाली थी। इस मुहिम के लिए वीरा ने हल्के फूलदार ब्लाउज और गहरे सुर्ख स्कर्ट का इंतखाब किया था जिसके नीचे उसकी टांगें चांदी की संडोल सलाखों की तरह चमक रही थी। मेरी दानिश में यह कार हमारी गाड़ी से बेहतर है। रास्ते में जमूद तोड़ने के लिए उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सुल्तान शाह से कहा। यस मिस, सुल्तान शाह ने मुदमाना लहजे में जवाब दिया। जरूर बेहतर है, इसीलिए मैं खामोशी से अपना सबक याद करने में मसरूफ हूँ। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, मुझसे किस लबो लहजे में बात कर रहे हो? वीरा को हल्का सा गुस्सा आ गया। जो बना दिया गया वही बन गया हूँ, जो सिखाया गया है उसे याद कर रहा हूँ। सुल्तान शाह मगमूम लहजे में बोला। तुम CBS की मुलाजिम हो, तुम्हारा नाम मैरी क्लार्क है, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। आज सुबह तुम्हें हैदराबाद से लेकर कराची आया हूँ। वेरी गुड, वीरा खुश होकर बोली। तुमको सब कुछ अजबर है, तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है। मगर इसके बावजूद मेरा दिल मुतमईन नहीं है। डर रहा हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। शायद तुम सोबराज के नाम से डरे हुए हो। वो कोई हवा नहीं है। आज हम उसके ढोल का पोल खोल देंगे। सुल्तान शाह सर हिला कर रह गया। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स से आलात की एक बड़ी दुकान के सामने रोक दी। वीरा गाड़ी से उतरकर बावकार अंदाज में उस दुकान में दाखिल हुई और थोड़ी देर बाद एक मुख्तसर सा स्या रिकॉर्डर हाथ में लटकाए बाहर आ गई। उसके सर पर रिकॉर्डर का हेडफोन चढ़ा हुआ था मगर उसके स्पीकर कानों से उतरे हुए थे। हेडफोन के साथ ही माइक्रोफोन भी मुंसलिक नजर आ रहा था। वो गाड़ी में सवार हुई और एक मरतबा फिर गाड़ी चल पड़ी। वीरा ने इस केस्ट रिकॉर्डर के फंक्शन दुकान ही में समझ लिए थे। डिब्बा वहीं छोड़कर सामान अपने साथ ले आई थी। तारों को जैक पिनों के जरिए मुकर्ररा जगहों से जोड़कर उसने स्पीकर पैड्स कानों पर चढ़ाए और अपने खरीदे हुए दस्ते रिकॉर्डर की आजमाइश शुरू कर दी। बाहर से आने वाला ट्रैफिक का शोर रिकॉर्ड होने के साथ उसे अपने कानों में भी सुनाई दे रहा था। उसने रिकॉर्डिंग लेवल घटा बढ़ाकर अपना इत्मीनान किया, फिर उसे बंद करके हेडफोन सर से उतार कर गले में डाल दिए। सोल्जर बाजार का रास्ता इन दोनों ने बातें करते हुए तय किया। वो दोनों खुश थे कि मेरी रहनुमाई की वजह से वीरा अपने हुलिये से कोई पेशावर ब्रॉडकास्टर नजर आने लगी थी।
पुरानी फ्रूट मार्केट के करीब राजमहल के नाम से सोबराज का आबाई मकान वाक़ था। पहले वो कदीम तर्ज का हवेली नुमा मकान हुआ करता था, लेकिन सोबराज ने अपने दिन फिरने के बाद पुरानी इमारत को गिराकर अज़हर नो एक शानदार मकान तामीर किया था, जिसका नाम बदस्तूर वही रहा था। सुल्तान शाह ने ड्राइविंग करते हुए ये गुंजाइश निकाल ली थी कि अगर वो सीधा राजमहल ना पहुंच सके तो उसे मंजिल की तलाश के लिए 10-15 मिनट का फाजल वक्त दस्तयाब हो। लेकिन सोबराज के मस्कन का पता उसकी तवक्का से ज्यादा आसान साबित हुआ। वो वक्त से 10 मिनट पहले राजमहल पहुंच गए। वीरा की हिदायत पर सुल्तान शाह ने गाड़ी फाटक के सामने रोक कर हार्न बजाया। फाटक खुलने की बजाय अंदर से एक मुसल्ला मुहाफिज बरामद हुआ। उसने बाहर आते ही वीरा को देख लिया और दानिस्ता उसे नजरअंदाज करके सुल्तान शाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। वीरा ने रवां अंग्रेजी में अपना मुद्दा जाहिर करना शुरू कर दिया। आने वाले के सपाट चेहरे से जाहिर हो रहा था कि अंग्रेजी के बारे में वो बिल्कुल कोरा है। उसकी बेबसी का अंदाजा होते ही सुल्तान शाह ने उसे उर्दू में बताया कि मिस क्लार्क सोबराज साहब से मुलाकात के लिए आई थी। वो शख्स वीरा की अंग्रेजी और गोरी चमड़ी से मरऊब हुआ था। न सुल्तान शाह का बयान सुनकर उसके चेहरे पर मलाहत नमूदार हुई। गाड़ी इधर बाहर खड़ी कर दो और मैम साहब को मेरे साथ अंदर भेज दो, उसने नरमी के साथ कहा। उसने अंदर किसी से रजू किए बगैर जिस तरह बराज फैसला किया था, उससे जाहिर हो रहा था कि मैरी क्लार्क की मुतवक्का आमद के बारे में उसे पहले से तफसीली हदायत दे दी गई थी। सुल्तान शाह ने गाड़ी फाटक के सामने से हटाकर एक किनारे से लगा दी। बाहर से इन दोनों ने अंदाजा लगाया था कि राजमहल के अहाता में वसी जगह मौजूद थी। मेजबान चाहता तो इनकी गाड़ी आसानी से अंदर जा सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया था। वीरा ने अपना पर्स और केस रिकॉर्डर वगैरह संभाला और गाड़ी से उतरकर मुहाफिज के पीछे हो ली। फाटक से अंदर दाखिल होती वीरा की आंखें खुल गईं। वो मकान कई हजार गज रकबे पर मुश्तमिल था। सामने जदीद तर्ज की खूबसूरत एक मंजिला इमारत थी। उसके पहलू में एक वसी बाग मौजूद था। मकान के सामने वसी और अरीज पुख्ता ड्राइवे मौजूद था, जो आगे जाकर पोज से मिल गया था। इस खुली जगह में खड़ी हुई गाड़ियों की तादाद 5 थी, जिनमें एक लैंड रोवर, दूसरी मर्सिडीज और तीसरी बेश कीमत BMW कार थी। अगर वहां शुमार में आने वाली गाड़ियों का ताल्लुक राजमहल के मकीनों से था तो ये बात वसूख से कही जा सकती थी कि इन पर दौलत की अंधाधुंध बरसात हो रही थी। फाटक से इमारत के सदर दरवाजे तक का फासला तवील था। मुसल्लम मुहाफिज उसे सदर दरवाजे से गुजार कर एक दफ्तर नुमा कमरे में ले गया, जहां एक सेहतमंद नौजवान मेज के पीछे बैठा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। दफ्तर एयर कंडीशन और आरास्ता था, जहां एक वक्त में कम से कम 6 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। मुहाफिज दफ्तर के दरवाजे ही से वापस चला गया। कदमों की आहट पर नौजवान ने चौंक कर वीरा की तरफ देखा। निगाहें चार होती वीरा ने मुस्कुरा कर रस्मी सलाम किया। उसकी मेज तक पहुंचते पहुंचते इब्तदाई फिक्रों का तबादला हो चुका था। उस घाघ और तेजो तरार नौजवान का नाम सुनील था। वही सोबराज का पर्सनल सेक्रेटरी था। तुम वक्त से कुछ पहले आ गई, सुनील ने वीरा से हाथ मिलाते हुए कहा। बास वक्त के पाबंद हैं, तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। मैं पते की तलाश की गुंजाइश रख कर आई थी, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर राजमहल आसानी से मिल गया। मैं इंतजार कर लूंगी। कोई यखबस्ता ड्रिंक चलेगा, बियर वगैरह? सुनील ने पूछा। ओह, वीरा खुश होकर बोली, क्यों नहीं, इस वक्त मैं इसकी जरूरत महसूस कर रही हूँ। सुनील अपनी जगह से उठा और दफ्तर के गोशे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर से बियर की 2 ठंडी बोतलें गिलास में उंडेल कर ले आया। वीरा ने इसका शुक्रिया अदा करके गिलास ले लिया, जिसकी ऊपरी सतह पर झाग तैर रहे थे। बियर का पहला घूंट लेते ही उसके वजूद में ठंडक सी तैर गई। आपने कार्ड दे दो ताकि मैं इसे अंदर भिजवा सकूं। सुनील ने अपनी कुर्सी की पुष्टगाह से टिक कर झूलते हुए कहा। ओह, मेरे पास कार्ड नहीं है, वो ब्रीफ केस में थे जो मैं उजलत में हैदराबाद में भूल आई। उसने मुआज़्ज़त खाना लिया। जब मैं कहा, मैं एक पर्ची पर अपना नाम लिख दूं? इसकी जरूरत नहीं है, सुनील ने कहा और फोन उठाकर 2 हिस्से पंच करके किसी से धीमी आवाज में बात करने लगा। वीरा ने अंदाजा लगा लिया था कि वो घर ही में इंटरकॉम पर किसी से बात कर रहा था। किसी लोकल कॉल के लिए 6-7 हिंसों का पंच करना जरूरी था। वीरा को खुशी हुई थी कि उसके विजिटिंग कार्ड का मसला आसानी से टल गया था। बियर के गिलास ने वीरा के लिए वक्त गुजारने का मरहला खासा आसान कर दिया था। उसने महसूस किया कि राजमहल में इंसानी सहूलतों और आसाइशों की भरमार थी, लेकिन इस इमारत में इंसानों का कहत नजर आ रहा था। जब से वो आई थी, इसने 2 के सिवा तीसरा आदमी नहीं देखा था। सुनील ने इंटरकॉम पर धीमी सरगोशियों में खासी देर बात की। वो सिलसिला खत्म होने पर अंदर कहीं हल्की सी घंटी बजी और चंद सानियों में एक मुस्तद मुलाजिम अंदरूनी दरवाजे से अंदर दफ्तर में दाखिल हो गया। वो मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान और साफ सुथरा था। शायद सोबराज ने अपनी नामालूम जरूरियात के तहत घर में सेहतमंद नौजवान ही पाले हुए थे। बात से मेरी बात हो गई है, इस मैम को अंदर ले जाओ, सुनील ने उर्दू में हदायत की। वीरा बिल्कुल अनजान बनी इन दोनों के चेहरे तकती रही।
सुनील ने उसे नए आदमी के साथ अंदर जाने के लिए कहा तो अपने गिलास से आखिरी घूंट लेकर उठ खड़ी हुई। सुनील के दफ्तर के बाहर ठंडी राहदारी में दबेज फर्शी कालीन बिछा हुआ था। शायद पूरे घर को ठंडा रखने के लिए कोई मरकजी निजाम नस्ब था। इस राहदारी के तीसरे दरवाजे पर रुक कर मुलाजिम ने हल्की सी दस्तक दी, फिर वीरा के लिए दरवाजा खोल दिया। वो झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई तो उस कुशादा कमरे में किसी रोबदार आवाज ने उसे अंदर आने की हदायत की। वीरा के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। कमरे में रोशनी का बंदोबस्त कुछ ऐसा था कि वो पहली नजर में किसी को नहीं देख सकी थी। चंद सानियों बाद उसकी नजरें उस माहौल से मानूस हुई तो उसे बहुत बड़ी मेज के पीछे खासी कम रोशनी में सोबराज का चेहरा नजर आ गया। उसके वजी और रोबदार चेहरे पर उसकी नाक सबसे नुमाया थी। आओ मैरी, तुम कैसी हो? मैंने सुना है कि तुम वक्त से पहले यहां पहुंच गई थी। सोबराज की आवाज दोस्ताना और हौसला अफजा थी। वो रवानी से अंग्रेजी बोल रहा था। सर, मैं रास्तों से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। हैदराबाद में भी मुझे परेशानी उठानी पड़ी थी। नए मुल्क में पतों को तलाश करना आसान नहीं होता। वो अपने साजो सामान को संभालती हुई मेज तक पहुंचकर रुकी थी कि सोबराज ने उसे बैठने की पेशकश की। वो कुर्सी संभाल कर बैठने भी ना पाई थी कि सोबराज ने उसे अपना साजो सामान मेज पर रखने का मशवरा दिया। उसकी आवाज में तरगीब के साथ हल्का सा तहक्कुम भी नुमाया था। अपना पर्स और टेप रिकॉर्डर मेज पर रखते हुए उसके दिल की धड़कन यकायक तेज होगी। सर, अगर इजाजत हो तो मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑपरेटर्स इंटरव्यू के लिए तैयार कर लूं? आराम से बैठो, ये भी तैयार हो जाएगा। उसकी आवाज से बेपरवाही मुतरश्शिद थी। ये बताओ, क्या पीना पसंद करोगी? कुछ भी नहीं। तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझे बियर का एक गिलास पिला दिया है। तुमने 4 बजे का वक्त दिया है तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ अपना काम पूरा करके दिन के उजाले ही में हैदराबाद वापस पहुंच जाऊं। वहां मुझे 3 इंटरव्यू करने हैं जो अभी अधूरे हैं। तो तुम पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों की सियासी, मजहबी और मुआशरती आज़ादियों के बारे में काम कर रही हो? उसने तस्दीक चाही। यस सर, वीरा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इसे सोबराज बहुत टेढ़ा आदमी नजर आ रहा था। और नोएडा के सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से यहाँ आई हो? हाँ। वीरा को उसका लबल लहजा खतरनाक हद तक नामानूस सा लग रहा था। वो पल पल में अपनी कैंचली बदल रहा था। सुनील ने बताया है कि हजारों मील से चलकर यहाँ आने के बावजूद तुम्हारे पास कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है? ओह, मैंने उसे बता दिया था कि मैं उजरत में अपना ब्रीफ केस हैदराबाद में भूल आई हूँ। मेरे कार्ड इसी में रह गए हैं। इंटरव्यू से पहले मैं तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देखना चाहूंगा, सोबराज ने मुतालबा किया। मैंने बताया कि मेरा ब्रीफ केस हैदराबाद में रह गया है। कार्ड्स के साथ मेरे कागजात इसी में हैं। वीरा ने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। उसे यकायक अपने बदन में चियूंटियां से रेंगती हुई महसूस होने लगी थी। सोबराज ने गुफ्तगू को बहुत खतरनाक रुख पर डाल दिया था। तुम बहुत अजीब बातें कर रही हो। ये ऐसा ही है जैसे कोई पेशावर शिकारी शिकारगाह में पहुंचने के बाद इंकिशाफ करे कि वो अपनी राइफल घर भूल आया है। शायद मेरा केस इस वक्त ऐसा ही है। तुम चाहो तो मैं कल शाम को सब चीजें लेकर दोबारा यहाँ आ सकती हूँ। अब आ गई हो तो आराम से बैठो। मैं अपने मेहमान के दिल खोल कर मेजबानी करता हूँ। तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। तो क्या मैं इंटरव्यू लेने की तैयारी कर लूँ? वीरा इस वक्त सख्त उलझन और जहनी दबाव में मुब्तला हो गई थी। तुम एकदम उजलत में नजर आने लगी हो। जरा सब्र से काम लो। पहले मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लूं, फिर तुम अपनी तैयारी भी कर लेना। मुझे इत्मीनान होना चाहिए कि तुम वही हो जो तुमने बताया है। तुम्हारे पास अपनी शनाख्त के लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरे लिए तशवीश और परेशानी की बात है। मैं तुमसे कह चुकी हूं कि मैं दोबारा सब कुछ लेकर आने के लिए तैयार हूं। तुम ये बात भी नहीं मान रहे। अगर तुम फराड हो तो मैं तुम्हें आसानी के साथ यहां से वापस नहीं जाने दूंगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम कौन हो और किन मकासद के तहत यहाँ आई हो। तुम बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। मैं अपनी भूल की वजह से ये सब सुनने के लिए मजबूर हूँ, वरना मैं ऐसे लबलहजे की आदी नहीं हूँ। तुम निहत्ती हो या अपने साथ कोई हथियार भी लेकर आई हो? उसने वीरा के एहतिजाज को नजरअंदाज करते हुए रसानियत से पूछा। वीरा तजब्जुब में पड़ गई। वो इकरार करती तो सोबराज का माथा मजीद ठिनक जाता। इनकार करती तो यह अंदेशा था कि नौबत तलाशी तक जा पहुंच सकी। सोबराज के तेवर अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। इसके इनकार के बाद उसके पर्स से भरा हुआ रिवाल्वर बरामद कर लिया जाता तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती। मुझे यहाँ दिन रात सफर में रहना पड़ता है। उसने तमहीद उठाई। आसपास के शहरों में भी जाना पड़ता है। मैंने सुना है और अखबारों में भी पढ़ा है कि इन अतराफ में सफर ज्यादा महफूज नहीं है। रास्तों पर डाकुओं लुटेरों का राज है। इस वजह से मैं अपनी हिफाजत के लिए एक रिवाल्वर हर वक्त साथ रखती हूँ। अक्लमंदी करती हो। वीरा कोशिश के बावजूद उसके लहजे में तंज का शायबा महसूस नहीं कर सकी। वो रिवाल्वर इस वक्त भी तुम्हारे साथ होगा? वीरा को अपना हल्क खुश्क होता हुआ महसूस होने लगा। उसे इस बात में सर हिलाते हुए मेज पर रखे हुए पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि सोबराज ने सख्ती से उसे रोक दिया। नहीं, इसे हाथ लगाने की गलती हरगिज न करना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये कहते हुए उसने बहुत फुर्ती के साथ अपनी मेज की किसी दराज से एक पिस्तौल निकालकर वीरा पर तान लिया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा,
अगर वो तुम्हारे पर्स में है तो मैं इसे खुद निकाल लूंगा। तुम ज्यादती कर रहे हो, मैं तुम्हें इस हरकत की इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हें मेरा पर्स खोलने का कोई हक नहीं है। वीरा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जब तक पिस्तौल मेरे हाथ में है मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठा और वसीम मेज पर झुककर खाली हाथ से वीरा का पर्स अपनी तरफ खींच लिया। पर्स की जिप खोलते ही उसे रिवाल्वर नजर आ गया। उसे रिवाल्वर निकालकर दूसरी चीजों को सरसरी अंदाज में टटोला और जिप बंद किए बगैर वो पर्स दोबारा वीरा की तरफ सरका दिया। बात रफ्ता रफ्ता और इस अंदाज में बिगड़ी थी कि वीरा को कोई मुदाफाना कार्रवाई करने का मौका न मिल सका। सोबराज बहुत भारी और तहकुम अमेज शख्सियत का मालिक था। वो अपने मुखातिब पर हावी होने के फन से पूरी तरह वाकिफ था। उसने वीरा जैसी चर्ब जुबान औरत को एक लम्हे के लिए भी गालिब होने का मौका नहीं दिया था। पर्स से रिवाल्वर निकाले जाने के बाद वो निहत्ती हो गई थी। उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियों में सिर्फ वो अंगूठियां पड़ी रह गई थीं जिनके जरिए वो सोबराज को बेहोश या हलाक करके उस पुरफरेब पिंजरे से निकल सकती थी। लेकिन इन दोनों के दरमियान वसी व आरीज मेज हायल थी। सोबराज के हाथ में भरा हुआ पिस्तौल दबा हुआ था। जितनी देर में वो सोबराज तक पहुंचती वो ट्रैगर दबाकर वीरा का काम तमाम कर चुका होता। वेरी गुड, सोबराज कह रहा था। यह अच्छी बात है कि तुम सच बोलती हो, मगर मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मशकूक और अजनबी औरत मुसल्ला होकर मेरे दफ्तर में आए और राजमहल में उसी को रोकने टोकने वाला ना हो। अब मुझे देखना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे आज़ाइम क्या हैं। मैं CBS की नुमाइंदा मैरी क्लार्क ही हूं, तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अभी सब सामने आ जाएगा। सोबराज ने यह कहकर एक रिसीवर उठा लिया। उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल बदस्तूर मौजूद था। उसकी नजरें वीरा के चेहरे पर मरकूज थीं। उसने पिस्तौल मेज पर रखकर वीरा के चेहरे से नजरें हटाए बगैर 2 नंबर दबाए और फिर दबी दबी गजबनाक आवाज में कुर्राने लगा। यह हरामजादी सफेद कुतिया तेरी माँ थी जो तूने इसे अंदर भेज दिया। इसके पर्स से रिवाल्वर बरामद हुआ है। अभी मैं इसे 5 बजे तक बातों में बहलाऊंगा, फिर तहखाने में ले जाकर वो रगड़े दूंगा कि इसकी तबीयत साफ हो जाएगी और ये सब कुछ बताती चली जाएगी। उसने लम्हा भर के लिए खामोश होकर दूसरी तरफ से कही जाने वाली कोई बात सुनी, फिर उसी लहजे में बोला, इसके ड्राइवर को इंतजार करने दो, वो मर नहीं जाएगा। इस लड़की की किस्मत का फैसला होने के बाद मैं ड्राइवर के बारे में कुछ बताऊंगा। उसने फोन बंद कर दिया। वो पलकें झपकाए बगैर मुसलसल वीरा की तरफ देखे जा रहा था। वीरा ने पूरी कोशिश की थी कि उर्दू में की जाने वाली इस गुफ्तगू से लाताल्लुकी इख्तियार की रहे, लेकिन वो सोबराज का कहा हुआ हर लफ्ज बाखूबी सुन रही थी। उसे आने वाले वक्त से खौफ महसूस होने लगा था। सोबराज के दूसरे आदमियों के मुलविस हो जाने के बाद वो उसे अपनी किसी अंगूठी का शिकार करके भी राजमहल की 4 दीवारी से निकलने में कामयाब नहीं हो सकती थी। तुम उर्दू जुबान समझ लेती हो? सोबराज ने वीरा से अंग्रेजी में सवाल किया तो उसकी आवाज एक मर्तबा फिर नरम हो गई थी। नहीं, वीरा ने सर हिलाकर कहा, मैं सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच जानती हूँ। फिर मेरी आंखों ने धोखा खाया होगा। वो बेपरवाही से बोला, मुझे महसूस हुआ था जैसे इंतकाम पर होने वाली बातें सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया हो। वो बहुत सुकून से और धीरे धीरे वीरा को कचोके लगा रहा था। वीरा उसके इस नफसियाती हरबे को अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन उसके सामने बिल्कुल बेबस थी। उसने कहा, क्या तुम इंतकाम पर मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे? मैं एक वक्त में एक काम करने का आदी हूँ, उसने पिस्तौल को हाथ में घुमाते हुए कहा। इस वक्त सिर्फ तुम मेरे सामने हो और एक पहेली बनी हुई हो। तुम उर्दू से अपनी लाताल्लुकी पर इसरार कर रही हो और मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है। मेरी बातों पर तुम्हारा चेहरा धुआं हो गया था। अगर तुम ऐसा समझकर मुतमईन हो तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वीरा ने अपनी बेपरवाही जाहिर करने की कोशिश की। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। बात मेरे इत्मीनान के नहीं है। यह नुक्ता एक खतरनाक समत की निशानदही कर रहा है। इस वक्त बहुत से लोग शहर भर में एक अमेरिकी लड़की को तलाश करते फिर रहे हैं जो रवानी से उर्दू बोल और समझ लेती है। क्या तुम रोजाना मकामी अखबारात देखती हो? आखिरकार वो नापसंदीदा सूरत हाल सामने आ ही गई थी। वीरा ने मुदाफत की राह छोड़कर कदरे जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, हाँ, तुम अखबारों का हवाला क्यों दे रहे हो? कल तुमने एक बड़ा इनामी इश्तिहार देखा होगा। इश्तिहार बड़ा था और इनाम उससे भी बड़ा। ओह, कहीं तुम वीरा लाइड और डैनी वाले इश्तिहार का जिक्र तो नहीं कर रहे? एक अजीब इत्तिफाक है। उर्दू में होने वाली बातों पर तुम्हारा रद्दअमल देखकर मेरा ज़हन उधर भटक गया और अब मुझे शुबा हो रहा है कि तुम वीरा भी हो सकती हो। वीरा ने हल्का सा कहका लगाया और अपनी आवाज से खुद ही डर गई। वो कहका खोखला और बेजान था। उसने कहा, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये बहुत संगीन और बेरहमाना मजाक है। मर्द अपनी बीवी या महबूबा से मजाक करते हैं। तुमसे मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने संजीदगी से अपने शुबे का इजहार किया है। अभी इसकी तस्दीक हुई चाहती है। उसने एक मरतबा फिर पर्सनल सेक्रेटरी से रब्ता करके पिछले दिन के अखबारात तलब किए जो जरा सी देर में एक लड़का अंदर ले आया। लड़के के चले जाने के बाद सोबराज ने एक बड़े अंग्रेजी अखबार का पहला सफ़ा अपने सामने फैला लिया और उसमें छपी हुई तस्वीर से वीरा के चेहरे का मवाजना करने लगा।
इसने कई बार तस्वीर को और फिर वीरा के चेहरे को देखा, फिर सर को ऊपर से नीचे जुम्बिश देते हुए बोला, तस्वीर में फर्क जरूर है, लेकिन खतोखाल में तुम्हारी गहरी मुशाबत झलक रही है। हो सकता है कि इन लोगों ने इश्तिहार में तुम्हारी कोई पुरानी तस्वीर लगाई हो। तुम बिला वजह वहम में पड़ रहे हो। ऐसी मुशाबत तुम्हें हर तीसरी चौथी अमरीकी लड़की में मिल जाएगी।